नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिटरेचर का है उसके बारे में जानेंगे। एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म अपने आप में एक ऐसा मूवमेंट रहा है लिटरेचर में जिसको हमें जनरली पढ़ना चाहिए। और ये 1950s 1960s के आसपास काफी पॉपुलर रहा था ये लिटरेचर में। और बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग लेट मी टेल यू, कोई भी चीज अगर आप लिखते हो या फिर आपके माइंड में आइडिया आते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं आपके माइंड में, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो आइडियाज आपके आसपास क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ भी आज लिखता हूँ किसी भी पीस ऑफ पेपर पे, तो मेरे आमने सामने जो सोसाइटी में चीजें घट रही है या फिर सोसाइटी कैसी है वही मैं लिखूंगा। और आज से आने वाले 5 10 15 20 साल बाद यही एज अ पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम 1950s 60s में कुछ ऐसा चल रहा था जिसको कॉपी पे लिखा गया और जिसे आज हम लिटरेचर बोल के पढ़ते हैं। तो उसी बीच एक मूवमेंट चल रहा था। मूवमेंट तो चलिए बाद में हम नामकरण करते हैं इन चीजों का। वी गिव नेम्स टू दीज मूवमेंट्स। आर्ट एंड कल्चर मूवमेंट्स या कह लो कि लिटरेचर के जो भी मूवमेंट्स हम तो बाद में नामकरण करते हैं। उस बीच तो ये जनरली चल रही होती है, ये जो पीस ऑफ लिटरेचर है बस लिखा जाता है। तो वैसे ही उस बीच आपको एब्सर्डिज्म देखने को मिलेगा। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड दैट सिंपली मीन्स बेतुकी, जिसका कोई सेंस ना हो। सेंस ना हो तो सेंसलेस कह सकते हो या फिर इररेशनल कह सकते हो। इररेशनल मतलब जिसमें कोई तुक ना हो। ठीक है, बस कह दी बात और वो जो है बस कोई रैशनैलिटी नहीं है उसके पीछे, जस्ट कह दिया। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर आएगा आपके पास ये मल्टीपल पार्ट्स में आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एब्सर्डिज्म इन अ वेरी शॉर्ट वे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप शॉर्ट टाइम में काफी चीजें जो है सीख लो। तो सारे पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तो 5 से 7 पार्ट्स जो है कोशिश करूंगा मैं आपको दिए जाएं। और इसी बीच में जो है अलग अलग दिन अलग अलग चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में एब्सर्डिज्म मूवमेंट के बारे में जानेंगे, सेकंड इज अबाउट रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स, those who were leading this movement, and then representative works that has been written by the authors there, and also the themes that absurdism has in it, the styles जो कि लिखे जा रहे थे जिस भी स्टाइल में, बहुत सारी चीजें प्लॉट सेटिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे इसमें। फिर मूवमेंट की वेरिएशंस, डेडाइज्म वगैरह भी साथ साथ चल रहा था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिसिज्म और व्हाट टू रीड नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे इनके ऊपर हम बात करेंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जनरली बात करेंगे सिर्फ एब्सर्डिज्म मूवमेंट के बारे में, और इन शॉर्ट में आपको छोटी सी हिस्ट्री दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज जान लीजिए कि एब्सर्डिज्म जो है वो मैं आपको बार बार हाईलाइट भी करता रहूंगा बीच बीच में। आप देखो इस चीज को कि एब्सर्डिज्म 1950s 60s के आसपास काफी पॉपुलर रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा था। बट फेमस जो है हिट ये वाले हुए हैं, इसका कारण क्या है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बट आप पहले समझो कि एब्सर्डिज्म एक कंपेनियन टर्म है आपका थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को लेके। ठीक है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है उसी का एक कंपेनियन टर्म है, क्योंकि इसी बीच जो है ना बहुत सारे प्लेज वगैरह लिखे जा रहे थे, प्लेज ड्रामास लिखे जा रहे थे। और वैसे जो प्लेज और ड्रामास जो लिखे जा रहे थे उसमें ना एक पार्ट आप देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे इरेशनैलिटी थी। जो भी प्लेज या फिर ड्रामास लिखे जा रहे थे ड्रामेटिस्ट के द्वारा या फिर प्ले राइट्स के द्वारा, इरेशनैलिटी थी। ठीक है, आप देखोगे जैसे वेटिंग ऑफ द गॉडोट पढ़ोगे, वेटिंग फॉर द गॉडोट सॉरी, या फिर आप राइनोसोरस पढ़ोगे यूजीन आइनोस्को की, तो इनमें ना कुछ रैशनैलिटी दिखती नहीं है। लाइफ इरेशनल सी लगती है, बस जी रहे हैं बस, और कोई तुक नहीं है। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से? तो इसके पीछे थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा। दो आई विल अपलोड सेकंड वीडियो और डिफरेंट वीडियो, डेफिनेटली आई विल अपलोड इट। और अगर आप इसको वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो अपलोड तो हो ही चुकी होगी। तो वो अपलोड करेंगे जहां पे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानेंगे अच्छे से। बट इन शॉर्ट समझो आप, 1950 60s का वो दौर था जहां पे जस्ट दुनिया भी एक वर्ल्ड वॉर 2 देख के आई थी। 45 में हुआ था वॉर, 45 के आसपास एलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब सोच के देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 जो है 14 में खत्म हुआ, 1914 में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट रिसेशन आया 1939 के आसपास, जहां पे पता नहीं कितने ही लोग मरे होंगे। ठीक है, ग्रेट रिसेशन आया था। जस्ट उसके बाद जो है फिर दुनिया ने क्या देखा, मैं ध्यान से नोट कीजिएगा टाइम में क्या कह रहा हूँ। 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 देखी है दुनिया ने। ठीक है, 1939 के आसपास द ग्रेट डिप्रेशन आया। जस्ट उसके कुछ सालों बाद 1940 45 के आसपास जो है
जब दुनिया ठीक ठीक होने वाली थी, सब कुछ फिर खराब हो गया, एक वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया 1945 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि दुनिया में हर तरफ एक ही चीज जो है छाई हुई है कि चाहे कुछ भी कर ले, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। तो लाइफ जो है, लोगों को ये लगने लगी थी कि नाउ लाइफ इज नथिंग, बस जी रहे हैं, कोई फैमिली वगैरह क्या हम करेंगे रख के, ठीक है। मतलब देख सकते हो आप इसको इस चीज इस तरीके से कि इरेशनल क्यों होने लगे थे। कारण ये है कि सोल्जर्स कहाँ जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के सोल्जर्स कहाँ जा रहे हैं, वॉर करने, है ना। वॉर की धरती पे जा रहे हैं जहां पे लड़ाई होगी। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे आए हैं, मारे जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो भी ऑथर्स वगैरह उस टाइम पे थे जो कि इस चीज को नोट कर पा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सफर किया, है ना। सफर उनके फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हों ऐसे, ना भी हो तो अपने तो देश वालों को देख ही रहे हैं। तो उन्होंने ये चीजें फील करी, फिर देखा कि क्या दर्दनाक मौतें हो रही हैं लोगों की। तो जिंदगी बिल्कुल इरेशनल है, ठीक है, आए हैं और बस मर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलेंगी। और आपको जो ये वाला टर्म है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाज कॉइन्ड बाय क्रिटिक मार्टिन एस्लिन, who identified common features of a new style of drama that seemed to ignore theatrical conventions and thwart audience expectations। एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे जो है हम आगे जा रहे हैं अब। एक मिनट, इसको लेट मी इरेज इट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये नाम याद कर लीजिएगा, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड वाला जो टर्म है, ये कॉइन किया गया था मार्टिन एस्लिन के द्वारा, who identified common features of a new style of drama that seemed to ignore theatrical conventions and thwart audience expectations। देखो, एक नॉर्मल ड्रामा की अगर हम बात करें, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में और नॉर्मल जो थिएटर्स थे उनमें एक आपको डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे एक पूरी फॉर्मेलिटीज होती थी, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रामा जहाँ पे शो किया जाता था थिएटर्स वगैरह में, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में आप देखोगे इन्होंने अलग अलग टाइप की टैक्टिक्स जो है यूज किए, ठीक है। ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी थिएटर को लेके पूरा चेंज हो गया, ठीक है। कुछ ज्यादा क्लियर कट आपको देखने को एज सच मिलेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ये जैसा था वैसा दिखाना चाहते थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिपार्चर फ्रॉम रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस। द प्लेज ऑफर नो क्लियर नोशन ऑफ द टाइम और प्लेस इन विच द एक्शन अकर्स। कब घटना हो रही है, क्या हो रही है, तो वैसा कुछ क्लियर पता ही नहीं चलता था। थिएटर में जो चीज परफॉर्म हो रही है पता ही नहीं चल रहा, सीन कब बदला, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। इससे आपको एक समझ आ रही है ये बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सोच के देखो, जो सोल्जर लड़ रहा है वॉर की जमीन पे, उसको भी पता ही नहीं चल रहा कब वॉर में है, कब नहीं है, कब मर गए, कब जिंदा है। तो कहीं ना कहीं इससे आप रिलेट कर सकते हो। कैरेक्टर्स आर ऑफन नेमलेस एंड सीम इंटरचेंजेबल। सेम वहां पे वॉर की धरती पे भी आप देख सकते हो कि लड़ रहे हैं आपस में, मरे जा रहे हैं, ठीक है। कोई किसी को गोली मार रहा है, तो वहां पे कोई किसी का नहीं है, बस मार रहे हैं एक दूसरे को, वॉर चल रही है। तो कहीं ना कहीं मेंटली क्या बीत रहा होगा इन ऑथर्स पे जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में, उस टाइम पे ये लोग रहे होंगे। यूजिन आयोनेस्को वगैरह जो हैं, बहुत सारे और फेमस नेम्स हैं। वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट पार्ट। आज की वीडियो में हम शॉर्ट में ही रखेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उनके बारे में। बट आप सोच सकते हो कि क्या चीजें उनके ऊपर जो है बीत रही होंगी, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे एक सरियलिज्म भी चल रहा था, सुपर रियलिज्म जिसकी बात कर रही थी, ड्रीम्स के बीच में एंड रियलिटी के बीच में हम सुपर रियलिटी की बात कर रहे थे, तो दैट वाज कॉल्ड सरियलिज्म। इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, सरियलिज्म डायडाइज्म के बारे में, बट आज की इस वीडियो में नहीं। तो आप देख सकते हो कि जनरली जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वहां पे डायलॉग्स भी ऐसे थे कि सेम चीज रिपीट करी जा रही है, या फिर डायलॉग्स को सेंस नहीं है। आप यूजीन आइनेस्को का राइनोसोरस पढ़ोगे तो पता नहीं क्या वहां पे रीजनिंग लॉजिक की बात करते हैं, फिर रीजनिंग लॉजिक से हट जाते हैं, कंप्लीटली मतलब इरेशनल, कोई सेंस नहीं है बातों का, बेतुकी बातें। इनसे ये ऑथर्स क्या शो करना चाहते थे कि लाइफ भी जो है ऐसे रेशनल है। आप अभी के बारे में मत सोचो, आज तो हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में है जहाँ पे मान लो वर्ल्ड जो है यूएन के हाथों में है, अलग अलग कंट्रीज के। बट सोच के देखो उस टाइम के हाथों, उस टाइम की बात, जब जहाँ पे वर्ल्ड में शांति नहीं है, कहीं बम फट रहा है, कहीं हिरोशिमा नागासाकी हो गया। अब एक चीज और याद रखना कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन, 1930s में, 1939 के आसपास द ग्रेट डिप्रेशन, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू, और इसके बाद फिर क्या
क्या हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद, फिर हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ दिया इन्होंने, एटम बम। उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम रही कि उधर से सोवियत यूनियन अपना बम बना रहा है और इधर से अमेरिकन जो है जिन्होंने अपना बम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे लोगों को डर ये बैठ गया कि भैया कभी भी बम फट जाएगा, राइट, कि पता चले रशियंस आके यहाँ पे मार के चले गए, बमबारी कर दी। तो लोग डर के जी रहे थे एंड लोगों को अब ये लगने लगा था कि लाइफ में क्या है, मतलब वाई फैमिली, वाई ये। दो आप ये देखोगे कि 1945 में जब यूरोप की अगर बात करें और अमेरिकन की बात करें तो एक आपको क्लियर कट मतलब फीचर ये भी मिलेगा कि अमेरिकन जब वॉर जीत के आए थे, मान लो, क्योंकि उन्होंने तो बम बना लिया इतना बड़ा और फोड़ भी दिया इसके जापानीज के ऊपर, तो उनको लगा कि अब दुनिया में हमको होना रहेगा। तो यहाँ पे ना एक बेबी बूम भी आया था। बेबी बूम मतलब सोल्जर्स आए दबा के, मतलब जो है रिप्रोडक्शन वगैरह हुई इस टाइम पे, फैमिली वगैरह काफी अच्छी से फ्लरिश कर रही थी आपके इसमें क्या कहते हैं अमेरिका में। बट यूरोप में वैसे ही मातम मतलब मजा हुआ था। सेम सिमिलरली जापान में भी आप देख सकते हो। तो यूरोप की अगर हम बात करें क्यों मातम मचा हुआ था, आपको पता ही है क्या हुआ था उस टाइम पे ज्यूज वगैरह के साथ। तो वहां पे लोग तो रेफ्यूजीज बन गए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे। तो वहां का ही लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, हम अमेरिकन लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम यूरोप की ही बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर दैट सिंपली मींस इंग्लिश वर्ड, इंग्लैंड, ब्रिटेन, राइट, उसके आसपास की जगह का लिटरेचर। तो वही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग जो है डर के मारे जी रहे थे कि पता नहीं कब कौन आके बम फोड़ के चला जाए। बिकॉज 1945 के बाद तो आपको पता ही है कि सोवियत यूनियन भी एक तरफ से पावरफुल हो रहा था, वो भी बम बारूद बना रहे थे अपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लोग जो है आइसोलेशन से, लोनलीनेस से फील कर रहे थे इस टाइम पे, और लाइफ जो है सेंसलेसनेस की तरफ जो है मतलब सेंसलेस हो रही थी। और एक चीज याद रखिएगा, लोग जो है पेसिमिस्ट होते जा रहे थे, नॉट ऑप्टिमिस्ट बट पेसिमिस्ट होते जा रहे थे। वो लोगों का जो भरोसा था लाइफ पे से वो उठ रहा था। दे वर लाइक कि अभी हम जिंदा हैं, कल को तुरंत मौत हो जाएगी, कभी कोई बम फोड़ के चला जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट वी आर डूइंग। कोई श्योरिटी नहीं, कोई कोई तुक नहीं कि किस लिए जी रहे हैं लाइफ को। The writers most commonly associated with absurdism are Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, Arthur Adamov, Harold Pinter and Edward Albee, as well as numbers of lesser known dramatists। तो ये कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट थे। दो ये मूवमेंट बहुत जल्दी खत्म हो गया दोस्तों, बिकॉज फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि यूएन की स्थापना हुई, तो लोग फिर से जो है नॉर्मल उसमें लाइफ में आए। तो इसीलिए जो है ज्यादा दिन चला नहीं था ये वाला एब्सर्डिज्म वाला मूवमेंट। 1950 60s के आसपास जो है 50s में स्टार्ट हुआ था, 50s के आसपास कह लो मेजर वर्क्स आने स्टार्ट हुए थे, पीक पे चढ़ा था ये। 60s के आसपास जो है फिर एंड होना स्टार्ट हो गया। तो रीजन यही था, बिकॉज फिर लोगों के लाइफ में जो है स्टेबिलिटी वगैरह आई थी। बट बात तो ये है कि जिस बीच नहीं आई थी उस टाइम पे तो उनको डर लग रहा था, उनको तो लाइफ बेतुकी लग रही थी। तो उस टाइम पे जो भी लिटरेचर लिखा गया था दैट वाज कॉल्ड एब्सर्डिज्म, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। हम बात करेंगे आगे आने वाले इसमें क्या कहते हैं स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, थीम्स के बारे में। तो एब्सर्डिटी एक थीम रही है इसी बीच, और क्रुएल्टी एंड वायलेंस का एक थीम रहा है। सिमिलरली डोमिनेशन का एक थीम रहा है इसी मूवमेंट में। फ्यूटिलिटी एंड पैसिविटी का भी एक थीम रहा है। और साथ ही साथ लैंग्वेज का एक रहा है। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन का थीम रहा है। और मेटेरियलिज्म का भी थीम रहा है। तो हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरली थीम के बारे में ही मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सपोर्ट नॉलेज क्रिएशन, सपोर्ट नॉलेज शेयरिंग। आई एम संतोष एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप इन जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे को जो है ज्वाइन कर सकते हो, मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। आई एम बैक विद अ न्यू अवतार यू कैन से, एंड वी विल अपलोड वीडियोस whenever I get time. I definitely will upload videos regarding literature and definitely will love it, right? एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर आई विल बी कवरिंग। तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, फॉलो क्या सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम पे भी कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। सिमिलरली आप साइट पे भी जो है आप सर्च कर सकते हो। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जनरली आपको कुछ नहीं करना, आपको LITERARYMIND.IN literary-mind.in पे जाना है आपको, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लिटरेचर सेक्शन में जाना है आपको, और ये मिल जाएगी वाली इसकी पीडीएफ, ठीक है। ये सारा मिल जाएगा आपको। तो जनरली आप यहाँ पे जाके जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हैव अ ग्रेट अहेड। थैंक यू।